हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि स्पेशली हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले उसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बनाने की विधियों के बारे में देखा था। आज हम पहले देखते हैं कि जैसे अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स होती है, उसे हम हाफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं, जो कि हम इसमें टेट्राएथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है और एक-एक अमोनिया का नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है एल्काइल समूह से हटता जाता है और हम अल्टीमेटली हमको टेट्राएथाइल अमोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में भी अच्छे से समझाया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें ना समझाते हुए केवल ऊपर से इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इट फॉलोज SN2 mechanism. SN1 mechanism में reaction where S is equal to substitution, N is equal to nucleophile and 2 is bimolecular. हाइड्रोलिसिस ऑफ इसमें प्राथमिक हैलाइड किसी भी एक्वस अल्कलाई KOH के साथ अभिक्रिया करके CH3OH और ब्रोमाइड निकाल देता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन इसकी एल्किल हैलाइड्स और OH दोनों पर निर्भर करती है, अर्थात ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की सांद्रता को बढ़ाने से बढ़ जाती है और दोनों की सांद्रता को घटाने से घट जाती है। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि OH आयन जो होता है, इसकी अपोजिट दिशा में से आक्रमण करता है। तो पहले ये मिथाइल ब्रोमाइड पर पहले से उपस्थित न्यूक्लियोफाइल से विपरीत दिशा से उसके ऊपर आक्रमण करता है अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमको एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें न तो निकलने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है पूरा अलग हुआ है, न ही OH जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं और इसमें ये बहुत ही कम समय के लिए बनती है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही स्ट्रेंड होती है, बहुत ही तनावग्रस्त होती है, जिसके कारण कि तनावग्रस्त होने के कारण ये बहुत कम स्थायी होती है। इसमें बंध को टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वही बंध को जोड़ने में काम आती है। तो बाहर से हमारे पास कोई भी ऊर्जा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पर इसका sp3 संकरण होता है, ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड sp3 संकरण में होता है। 109 डिग्री 27 इंच का इसका बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसका sp2 संकरण हो जाता है और इसकी 120 डिग्री इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है, जो कि बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति में होता है। तो क्योंकि इसमें एक समय में दो न्यूक्लियोफाइल भी जुड़े हुए हैं, ये दोनों की सांद्रता यानी कि ब्रोमाइड और KOH दोनों की सांद्रता पर ये निर्भर करती है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि यह पूरी अभिक्रिया एक पद में ही होती है, इसलिए हम इसे और 100% इसका इन्वर्जन हो जाता है। स्टीरियोकेमिकली इसको हम देखें तो ये जब हाइड्रोजन इस दिशा में थे, अभिक्रिया के बाद पूरे इस दिशा में आ जाते हैं, तो पूरा 100% इन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि छतरी एक तरफ थी, उड़कर छतरी दूसरी तरफ आ जाती है, ऐसे को हम हॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। और इन द ट्रांजिशन स्टेज नेगेटिव चार्ज इज shared by both incoming nucleophile as well as outgoing nucleobromide। तो मतलब दोनों के ऊपर हम partially negative charge लगाते हैं। तो breaking of CBr bond and formation of COH bond takes place simultaneously। एक साथ बंध टूटना और बंध का बनना इस संक्रमण अवस्था में होता है। क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए बनता है, इसलिए हम इसको आइसोलेट या इसका पता नहीं कर सकते हैं।
तो मिथाइल हैलाइड ये जो होता है वो मुख्यतः SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड्स ही देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मिथाइल हैलाइड रिएक्ट्स most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms। और जैसे-जैसे ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम मिथाइल समूह से करते जाते हैं, SN2 अभिक्रिया की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया की तरफ इसका SN2 से इसका प्रतिस्थापन नहीं होता है। तो इसको क्योंकि जैसे-जैसे प्रतिस्थापी बढ़ते जाते हैं, वो एक स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण वो ये SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। Thus the order of reactivity is CH3S प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शरी हैलाइड सबसे कम क्रियाशील SN2 रिएक्शन के प्रति होते हैं। यह अभिक्रिया जो मुख्यतः नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में बहुत अच्छे से होती है, उनकी हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की हाई कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता अधिक होगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो और ब्रांचिंग सबसे कम होगी, तो यह अभिक्रिया फेवरेबल होती है। Alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide, it follows SN1 reaction। यदि हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो ये SN1 अभिक्रिया को फॉलो करती है, इसमें कि एक अणु प्रतिस्थापी अभिक्रिया। इसमें हम CH3 होल थ्राइस CBr लेते हैं और OH हमको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल CH3Br एल्किल ब्रोमाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, OH की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि SN1-2 अभिक्रिया एक पद अभिक्रिया थी। SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 पद अभिक्रिया होता है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि कैसे ये SN2 अभिक्रिया देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये CH3 CH3 CBr इसमें ये कैटायन बनता है, फर्स्ट स्टेप अभिक्रिया में ये कैटायन बनता है और कैटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पद में इसमें कैटायन बनता है और दूसरे पद में, और ये क्योंकि ये कैटायन का बनना एक स्लो स्टेप अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद पहला पद होता है, जिसमें कि हमको कैटायन प्राप्त होता है। The CBr bond in tertiary bromide is highly polar। CBr bond जो होता है बहुत ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि इसमें 3 CH3 समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले Br से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो ये इस माइनस आई प्रभाव को इसकी पूर्ति करते हैं। तो ये आयनाइज होना इसका बहुत ही स्लो स्टेप होता है। द्वितीय पद में क्या होता है कि ये जो OH आयन है वो इस पे आक्रमण करता है, तो वो चाहे तो इस तरफ, चाहे तो OH इस सीधी दिशा से भी आक्रमण कर सकता है, चाहे तो पिछली दिशा से भी। तो इस हम में देखते हैं ये पद बहुत ही फास्ट होता है, और इसमें हम देखते हैं कि जब सामने से OH आक्रमण करता है तो हमें 50% रिटेंशन वाला उत्पाद मिलता है, और जब पीछे से आक्रमण करता है तो 50% इन्वर्जन का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। न्यूक्लियोफाइल OH अटैक्स sp2 hybridized polar tertiary butyl carbocation from any side giving tertiary bromide tertiary alcohol। तो हम देखते हैं कि अब इसी तरह कि हैलाइड्स टुवर्ड SN1 रिएक्शन डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम प्राथमिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं एल्काइल की तरफ, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया देते हैं, फिर 2, फिर 1 और सबसे बाद में मिथाइल हैलाइड सबसे कम अभिक्रिया को यह फेवर करता है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, ये देखिए ये विनाइल हैलाइड है, ये CH2CH को हम विनाइल बोलते हैं। तो विनाइल हैलाइड एलाइलिक ये बोलते हैं, ये एलाइल हैलाइड का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो जब इस एलाइल कार्बन से ये Br जुड़ा हुआ रहता है, यदि हम इसको अलग करते हैं
Br को अलग करते हैं जो कैटायन प्राप्त होता है हमको, तो प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड show high reactivity towards SN1 reaction because the carbocation formed is stabilized by resonance. मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि प्रथम पद में केटायन प्राप्त होता है हमें, तो यह अभिक्रिया वो ऐसे केटायन या ऐसे कंपाउंड्स अधिक देंगे जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, क्योंकि टर्शरी ब्रोमाइड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है क्योंकि उसमें 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार बेंजाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि जैसे ही उसमें से Br या हैलोजन बाहर निकल जाता है, हैलो समूह बाहर निकलता है, ये अनुनाद के कारण स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। ये बेंजाइल भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, एक बार सी के ऊपर धनावेश है, फिर बेंजीन अपने साथ बेंजीन में भी अनुनादी संरचना बना के इसके नंबर ऑफ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है, वो बहुत बढ़ जाती है और इस कारण कैटायन बहुत अधिक स्थायी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एलाइलिक कैटायन या और बेंजाइलिक कैटायन, क्योंकि वो बहुत अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, इसलिए ये SN1 अभिक्रिया को बहुत अच्छे से फेवरेबल कंडीशन होती है इनके लिए देते हैं। SN1 इज हम ये भी देखा कि हमने पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में SN1 अभिक्रिया बहुत अच्छी होती है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में भी ये लो कंसंट्रेशन में और वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में भी ये अभिक्रिया हो जाती है। फॉर ए गिवन एल्काइल ग्रुप दे रिएक्टिविटी SN1 जो हो जाती है फॉर ए गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड follows the same order in both the mechanism. RI सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर RBr, RCl और RF बहुत कम क्रियाशील होता है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे हमने आपको बताया था कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो जो part of the light is refracted and the part of it is transmitted. The transmitted light shows vibration. जो transmitted reflect होने वाली और जो reflect होने वाली लाइट होती है, उसके बाद जो transmitted लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में shows vibration only in one plane. One plane perpendicular to the plane of propagation and is called plane polarized light. जब ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी उससे पास करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एनेंटियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल एंट्रोपोड्स होते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई भी जो कंपाउंड होता है वो राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है तो वो लेवो रोटेटरी होता है। ये मैंने आपको यूनिट 2 में अच्छे से समझाया था पूरा, तो उसमें समझाया था। तो केवल आपको इतना सा समझाने के लिए कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड घुमा देता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है तो लेवो रोटेटरी बोलते हैं, और जब दोनों का प्रभाव एक दूसरे 50% कंपाउंड लेफ्ट में घुमाता है, 50% राइट में घुमाता है, ऐसी कंडीशन को हम रैसिमिक कंडीशन कहते हैं। दोनों एक दूसरे का दोनों का इफेक्ट समाप्त हो जाता है, इसलिए हम तो उसको रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। बाकी जो पूरा डिटेल मैंने आपको नेक्स्ट यूनिट में पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ मैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि
अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा पार्ट लेते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का साथ में निकलना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ये अल्फा कार्बन है जिस पे Br लगा है, ये बी अल्फा के पास वाला बीटा कार्बन है। जब अल्फा से एक का रिमूवल होता है और बीटा से एक समूह का रिमूवल होता है, दोनों पास पास वाले समूह से कार्बन से जब इनका विलोपन होता है तो एथीन बनती है, और जब इसको हम हीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमको एथीन प्राप्त होती है। तो ऐसे को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें in case of haloalkane contains more than carbon, then that alkene will be preferred, in which carbon atom joined by double bond are maximum alkylated that contains largest number of, जिसके ऊपर अधिक प्रतिस्थापी समूह वाला एल्केन हमें प्राप्त होता है वो सबसे, तो ऐसे रूल को हम सैडजेफ नियम कहते हैं। तो reactivity of haloalkane towards elimination reaction, that is ease of dehydrohalogenation, follows the order tertiary, secondary and primary. Now reaction with metal के साथ अभिक्रिया करके haloalkane in presence of dry ether ये ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। और इसी प्रकार वुड्स अभिक्रिया के साथ, वुड्स अभिक्रिया जिसको कहते हैं alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double number of carbon atoms present in the halide। जितने भी जो भी हैलाइड हम यूज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल, उससे डबल हैलाइड वाला और डबल कार्बन वाला हमें जब प्राप्त होता है तो उसको हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे RX प्लस Na RR, तो हमको RR और NX प्राप्त होता है। When a mixture of two different alkyl halides are used, जैसे हम अलग अलग एक ही RX ना लेके अलग अलग alkyl halide लेते हैं तो ऐसे हमको वुड्स, तो हमें different are used, all three possible alkanes can be formed, अलग अलग हमको मिल सकते हैं कंपाउंड। इसी प्रकार जब इसका अपचयन करा जाता है निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमको एल्केन प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक इसमें जो एसिड है हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करके जिंक कॉपर कपल के प्रेजेंस में और अल्कोहल के प्रेजेंस में भी ये एल्केन बनाता है। HI की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में ये एल्केन और आयोडीन बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स का, जो कि हम कल वाले पार्ट में देखेंगे। मोनो हैलोएरिन्स होते हैं, डाई हैलोएरिन्स होते हैं, ट्राई हैलोएरिन्स है एंड टेट्रा हैलोएरिन्स है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।